नमस्कार। सम्मानित जन, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर हिंदी के प्रिय पाठकों को ध्यान में रखते हुए नाटक की उत्पत्ति एवं नाटक के विधागत वैशिष्ट पर एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य एक पौराणिक साहित्य है। संस्कृत आचार्यों ने या संस्कृत साहित्य पर वैदिक काल से यदि विचार करें तो एक कालखंड जहां हम वेद, उपनिषद, वेदांग की रचना पाते हैं। लौकिक संस्कृत के पीरियड में महाकाव्य की रचना और फिर आगे चलकर एक पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की गई। यह प्राचीन धारणा रही कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक के उद्भव के संबंध में लिखा। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कि देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गायन, आयुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की। यह भी वर्णन है कि शिव ने तांडव नृत्य तथा पार्वती ने लास्य प्रदान किया, किंतु आलोचकों का एक वर्ग इस धारणा से सहमत नहीं है। पर आज का जो विषय है कि नाटक किसे कहते हैं, नाटक की उत्पत्ति या नाटक के विधागत वैशिष्ट पर हम विचार करें। नाटक दृश्य काव्य है। आचार्य पाणिनि नाटक की उत्पत्ति नट धातु से मानते हैं। नट धातु का अर्थ गात्र विक्षेपण एवं अभिनय दोनों से माना जाता है। वेबर और मॉनियर विलियम्स का मानना है कि नट धातु नृत्य धातु का प्राकृतिक रूप है। यह भी माना जाता है कि नट और नृत्य दोनों धातुएं ऋग्वेद से प्रचलित है। नट धातु का अर्थ गात्र विक्षेपण एवं अभिनय से है, जबकि नृत्य धातु का प्रयोग कालांतर में गात्र विक्षेपण और नट का प्रयोग अभिनय के अर्थ में होने लगा। 10 रूपकार धनंजय ने नृत्य और नाट्य में अंतर स्पष्ट करते हुए नृत्य को ताल लय आश्रित बताया, जबकि नृत्य को भावाश्रित सिद्ध किया और नाट्य को रसाश्रित कहा। उन्होंने यह भी लिखा, अन्य दभावाश्रयं नृत्यं नृत्यं ताललयाश्रयं अवस्थानोकृतिर्नाट्यं दशधेव रसाश्रयं। विश्व के संपूर्ण वाङ्मय में नाट्यकांत कवित्वम कहकर नाटक अथवा रूपकों का अद्वितीय महत्व स्वीकार किया गया है। रूपक और नाटक दोनों शब्द पर्यायवाची होते हुए भी सूक्ष्म अंतर वाले प्रतीत होते हैं। नाटक में अवस्थाओं की अनुकृति को प्रधानता प्रदान की जाती है, जबकि रूपक में अवस्थाओं की अनुकृति के साथ साथ रूप का आरोप अर्थात अवस्था की अनुकृति और रूपाकृति का मिश्रण रूप को रूपक कहा जाता है। जहां तक नाटक या रूपक का उद्भव का प्रश्न है, इस संबंध में नाट्य शास्त्रियों का मानना है कि नाटक की उत्पत्ति के मूल में सामान्यतः 4 मनोवृत्तियां कार्य करती हैं। पहला, अनुकरण की प्रवृत्ति। दूसरा, पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मविस्तार की प्रवृत्ति।
तीसरा जाति या समुदाय की रक्षा की प्रवृत्ति एवं चौथा आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। ये चारों प्रवृत्तियां मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहने के कारण नाटक के उद्भव के लिए किसी विशेष बाह्य परिस्थितियों की खोज करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। संस्कृत साहित्य में नाटक को प्रधानतः काव्य ही माना गया है। वैसे काव्य के दो स्वरूप हैं, प्रथम श्रव्य काव्य और द्वितीय दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के रूप में नाटक को चिन्हित किया गया है। आचार्यों का मानना है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक चतुर्विध अभिनयों के माध्यम से नाटक में चरित्रों की उपस्थिति किए जाने के कारण श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अधिक प्रभावी होता है। दृश्य काव्य को आजकल अर्थात आधुनिक आर्य भाषाओं में नाटक एवं अंग्रेजी में ड्रामा शब्द से अभिहित किया जाता है, जबकि संस्कृत में नाट्य रूप और रूपक ये तीन संज्ञाएं दृश्य काव्य की बताई गई है। दृश्य काव्य को नाट्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत चतुर्विध नायक तथा मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा के साथ साथ अन्य गौण पात्रों का आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक चतुर्विध अभिनयों के द्वारा अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है। नाटक में अभिनेता राम, कृष्ण, दुष्यंत आदि का अभिनय रंगमंच पर करता है और प्रेक्षागृह में बैठा दर्शक नायक को अथवा अपने अभिनेता को ही राम कृष्ण समझने लगता है। जहां रूपक अलंकार में जिस प्रकार मुखादि पर चंद्रमा आदि का आरोप होता है, उसी प्रकार नाटक में अभिनेता पर राम, कृष्ण आदि का आरोप होने के